हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रिट पाथ कॉमर्स एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। तो बच्चों, हमने कल के सेशन में सीखा था, लास्ट सेशन के अंदर, कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स हो जाता है तो उसके रिलेटेड क्या जर्नल एंट्रीज होती है और उसका क्या कंसेप्ट है, ये हमने लास्ट सेशन में एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा था, राइट। इसके बाद अभी हमारा ये नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला। तो इसके अंदर अभी हमको देखना है कि ये भी एक टाइप ऑफ एंडोर्समेंट है, बस ये थ्रू बैंक होता है, ठीक है। बट इसको कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, अभी हम ये पढ़ेंगे और इसके बाद इसका जर्नल एंट्रीज देख के एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आप सब इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अभी थ्योरी पढ़ेंगे। बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर क्या दिया गया है। तो होल्डर ऑफ द बिल कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन in business enterprises. A large number of bills receivable are received regularly and it is difficult to remember to present various bill to the different drawees on different due dates. In such cases, drawer sends the bill to his or her bank, who will collect the amount of these bills on due date on behalf of the drawer. For this service, bank charges certain fees known as bank charges. Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account. This account closes on the due date of the bill. ठीक है। तो ये थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है कि भाई मैं एक ट्रेडर हूँ, समझो मेरे पास ढेर सारे बिल्स रिसीवेबल आ रहे हैं और मेरे को उसका डेटा याद नहीं रहता कि मेरा कौन से दिन को कौन सा बिल ड्यू होने वाला है, मेरे को कौन से ड्रॉवी को पैसा मांगना है कौन से दिन को। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी कि उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन रखना पड़ेगा फिर वो काम देखने के लिए। तो वो खर्चा ना करते मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे बैंकर के पास जाता हूँ। समझो मेरी बैंकर है एसबीआई, मैं एसबीआई के पास गया और एसबीआई को बोला कि भाई हमको इतने सारे बिल आ रहे, आप क्या करो, ये बिल को संभालो और आपके जो भी चार्जेस होंगे वो कट कर लो और मुझे ड्यू डेट को वो बिल जो भी होगा उसका अमाउंट ला करके दे दो। तो ये वाला कंसेप्ट नॉर्मली क्या होता है, बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का एंडोर्समेंट ही है। वो बिल किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है कि भाई तू कलेक्ट कर ले जाके और बाद में फिर मेरे को पैसे दे देना। तो ये वाला भी एक एंडोर्समेंट ही हो गया, ठीक है। बट इसके अंदर पैसे लास्ट में ड्रॉवर को ही मिलते, ना कि वो एंडोर्सी को मिलते। तो ये वाली बात आप याद रखना। बस पैसे क्या करे होंगे, कम मिलेंगे थोड़े, जो भी बिल अमाउंट होगा ना उसमें से बैंक चार्जेस कट होंगे और उसमें से फिर बचा हुआ अमाउंट हमको मिल जाएगा ड्रॉवर को। तो यहाँ पर अभी ये डायग्राम के अंदर क्या बोला गया है, सबसे पहले गुड्स सेल होंगे क्रेडिट के ऊपर, फिर ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉई के ऊपर, फिर वो एक्सेप्ट करेगा बिल को और वापस होल्डर को दे देगा। फिर होल्डर क्या करेगा, वो बिल सेंड कर देगा किसको, बैंक को, किस चीज़ के लिए, कलेक्शन के लिए। फिर बैंक क्या करेगी, बैंक अपना बिल ड्यू डेट के दिन प्रेजेंट कर देगी किसको, जो भी वो बिल का एक्सेप्टर था, जो भी ड्रॉई था उसको वो बिल वो उसने प्रेजेंट कर दिया और फिर वो क्या हो जाएगा, जो भी अपना एक्सेप्टर है वो पेमेंट कर देगा बैंक को। तो वो पेमेंट आ जाने के बाद फिर क्या करेगी बैंक, वो कैश कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, फिर से अपने ड्रॉवर जो था उसको वो कैश पे कर देगी। कैसे, उसमें से कुछ तो भी उनके बैंक के चार्जेस लेस करके। तो अभी इसके ऊपर हमको क्या दिया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया गया है कि आपको इस केस के अंदर कैसे अकाउंटिंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है दो ही बुक्स जिसमें ड्रॉवर और ड्रॉई है। यहाँ पर बैंक के बुक्स नहीं आएंगे, या जैसे एंडोर्सी के बुक्स आते थे ना वैसे यहाँ पर बैंक के बुक्स नहीं आएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमारा सेल और वो बिल ड्राइंग का तो हो गया वो ऊपर बराबर। उसके बाद हमको क्या करना है, बिल्स सेंड करना है किसको, कलेक्शन के लिए। तो हम बिल सेंड करेंगे, तो ड्रॉवर के बुक्स में उसकी क्या एंट्री होगी, तो बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमको जब बिल्स रिसीवेबल मिला था तब हमने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करके जो भी ड्रॉई था वो ड्रॉई का अकाउंट हमने क्रेडिट किया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब बिल्स रिसीवेबल रिवर्स हो जाएगा। और कहाँ पर भेज रहे हैं हम वो बिल को, तो हम वो बिल को भेज रहे हैं बैंक के अंदर कलेक्शन के लिए। तो वहाँ पर अकाउंट क्या आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और ये वाली एंट्री ड्रॉई के बुक्स में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉई का ये वाले केस के अंदर कोई भी संबंध नहीं है। वो ड्रॉवर और बैंक देख ले रहा है वो बिल का क्या करना है बराबर। तो इसके बाद अगर ऑनर हो गया बिल, अगर ऑनर हो गया ड्यू डेट को, अगर ये ड्रॉई जो था ना, ये ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, तो फिर ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे, बट उसमें कम पैसे मिल रहे, जितना हमने बिल सेंड किया था उससे कम मिल रहे। समझो हमने 50,000 के बिल सेंड किए थे कलेक्शन के लिए, बट हमको मिले सिर्फ 49,000। तो 49,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम फिर क्या कर देंगे, बैंक चार्जेस नाम से हम क्या कर देंगे, 1,000 को और डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है बराबर। तो वो हम बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, फिर उसके बाद हमको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो हमको मिल रहे जो भी हमने बिल सेंड किए थे ना कलेक्शन के, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बन गई अभी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये बन गई हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यही एंट्री ड्रॉई के बुक्स में क्या बनेगी, ड्रॉई तो बिल्स पेएबल का पेमेंट कर रहा है, बस उसके पास जो बिल्स पेएबल था तो उसका वो नॉर्मल वाला एंट्री आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑनर्ड का, कौन सा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये वाली एंट्री भी हो गई। इसके बाद समझो उसने डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर करने के बाद हम क्या करते हैं, एंट्री रिवर्स कर देते। तो एंट्री रिवर्स करने को हम क्या करते हैं, एंट्री कि ड्रॉइज अकाउंट डेबिट कर देते टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करते हैं हम रिवर्स के अंदर। बट हमको इस वाले केस के अंदर क्या करना है, हमको करना है बिल्स रिसीवेबल तो हमने ऑलरेडी नील कर दिया ना, उसका बैलेंस हमने कहाँ दे दिया था, बिल्स सेंड टू कलेक्शन के अंदर दे दिया था। तो वो बिल्स सेंड टू कलेक्शन हम अभी क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब वो बैलेंस फिर से नील हो जाएगा। और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, हमारा ये एंट्री बन जाएगा किस केस के अंदर, डिसऑनर के अंदर। और जो ड्रॉई का बुक्स था उसके अंदर सेम एंट्री आएगी जो भी डिसऑनर की थी। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट आ जाएगा ये वाले केस के अंदर। इसके बाद डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्जेस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम एंट्री आएगी, बस उसके अंदर बैंक अकाउंट आएगा या फिर कैश अकाउंट आएगा, किस चीज़ का, नोटिंग चार्जेस पेड का, क्योंकि यहाँ पर नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ड्रॉवर खुद करेगा। यहाँ पर बैंक नोटिंग चार्जेस पे नहीं करती है, बैंक को सिर्फ क्या काम दिया है, तुम जाके बिल का पेमेंट लेके आओ। अगर वो सामने वाले ने, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया तो उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है नोटिंग चार्जेस के लिए पे करने के लिए, वो पे कौन करेगा, वो खुद ड्रॉवर ही पे करेगा। तो वहाँ पर अभी हमारी एंट्री क्या बन रही है, फिर ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट आएगा बिल्स का प्लस जो भी उसका नोटिंग चार्जेस था वो पूरा टोटल अमाउंट आएगा, टू बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जितने के भी बिल भेजे थे, जितने भी डिसऑनर हुए वो वाला एंट्री। और उसके बाद टू हमारा क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किस चीज़ का, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट जो भी होगा ना वो वाला। और यही एंट्री ड्रॉई के बुक्स में हमारी रेगुलर जो भी नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री थी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये एंट्री कहाँ पर बन जाएगी, ड्रॉई के बुक्स के अंदर। तो एक याद रखना, ये वाला जो भी ट्रीटमेंट है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज़ का, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला, ये वाले ट्रीटमेंट के अंदर ड्रॉई वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड, ये साइड के अंदर कोई फर्क नहीं है, सेम एंट्रीज है सारी, बस
इसके साइड वाला जो है, मेरा हाथ अभी वहाँ पर नहीं जा रहा है, इसके साइड वाला जो है ना, तो ये वाला एंट्री में सिर्फ डिफरेंस आएगा, बाकी दिस साइड कोई भी डिफरेंस नहीं है ड्रॉइंग के बुक्स के अंदर। तो ये वाली बात आपको अभी ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमको अभी क्या दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो वो अभी हमको इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है 3 केसेस वाला। तो इसके अंदर अभी हमको क्या दिया है, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता ₹33,500 on 8 May 2019. On same day, Anita draws bill for 22,500 on Nita for 4 months. Was accepted by Nita. ठीक है। On 4th April 2019, Anita sent the bill to bank for collection. Okay, bill honored हो गया एंड बैंक चार्जेस कितने पे कर दिए, 200 रुपीज़। बिल डिसऑनर्ड हो गया और समझो बिल डिसऑनर्ड करके नोटिंग चार्जेस कितने पे किए, 150 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या जर्नल एंट्रीज आएगी हमको वो देखना है। तो सबसे पहले अनीता के बुक्स में जो भी क्रेडिटर था ना, जो भी सेलर था, उसके बुक्स में क्या आएगा अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी सेल्स की एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर कितना 8 मार्च को हमारी एंट्री आ जाएगी, नीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पर 33,500। इसके बाद 8 मार्च को अनीता ने कितना रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, तो 22,500 का, और वो एक्सेप्ट हो गया था। तो वहाँ पर अभी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी क्रेडिटर के बुक में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीताज अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 22,500, ठीक है। इसके बाद 4 अप्रैल को वो अनीता क्या कर रही है, जो भी क्रेडिटर थी वो ये देखो बिल सेंड कर रही है बैंक को। तो यहाँ पर क्या एंट्री आ जाएगी फिर 4 अप्रैल को, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमको जो ये बिल रिसीवेबल मिला था ना ऊपर, वो बिल्स रिसीवेबल हमने कहाँ सेंड कर दिया अभी, कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा 22,500। इसके बाद अभी हमको ड्यू डेट के दिन का एंट्रीज देखना है, बराबर। अभी ड्यू डेट हमारी क्या आएगी इस केस के अंदर, तो हमारा बिल था 4 मंथ्स का, राइट। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई के अंदर हमारा ड्यू डेट आ रहा है। तो जुलाई के अंदर हम क्या ड्यू डेट आएगा अभी 8 जुलाई, बराबर। नॉमिनल ड्यू डेट 8 जुलाई हो गया और लीगल ड्यू डेट हमारा 3 डेज ग्रेस ऐड करके क्या बन जाएगा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई हमारा ड्यू डेट बन गया। तो इस केस के अंदर अभी हम क्या करेंगे, अगर हमको पूरा का पूरा बिल ऑनर हो गया तो हम ऑनर के केस में क्या करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, तो जो भी बिल अमाउंट था ना 22,500 का, उसमें से हमने 200 रुपीज़ पे किए एज अ बैंक चार्जेस, बराबर। तो हमको टोटल मिले कितने, सिर्फ 22,300 मिले। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,300 से। बैंक चार्जेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा हमारा 200 से। और 2 हमको किस चीज़ के पैसे मिले, तो हमने बिल्स सेंड किए थे बैंक को, किस चीज़ के लिए, कलेक्शन के लिए। तो हमारा अकाउंट क्या आ जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये जो हम नॉर्मल ऑनर वाली एंट्री करते थे ना सबसे पहले वाली केस में, उसी सेम एंट्री में सिर्फ बिल्स रिसीवेबल के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन आ जाएगा। बाकी सारे एंट्रीज सेम है इस चीज़ के अंदर। और ये बैंक चार्जेस एक डिफरेंस आ जाता है, तो ये बैंक चार्जेस आपको डेबिट करना पड़ता है। इसके बाद अगर समझो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के वक्त तो सिर्फ आपको रिवर्सल एंट्री करनी है। रिवर्सल एंट्री आप कैसे करोगे, नीताज अकाउंट जो भी ड्रॉई का अकाउंट होगा वो डेबिट कर दोगे और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो था वो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा फिर से हमारा क्या 22,500। इसके बाद समझो नोटिंग चार्जेस के साथ है, तो नोटिंग चार्जेस के साथ हम क्या करेंगे, नीताज अकाउंट डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, जो भी बिल का अमाउंट था प्लस
उसके अंदर नोटिंग चार्जेस पेड, तो कितना हो जाएगा वो 22,500 प्लस ₹150 था हमारा नोटिंग का अमाउंट। तो वो हम क्या कर देंगे 22,650 हम डेबिट कर देंगे। उसमें से बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के कितने थे 22,500 थे, और कैश और बैंक से हमने कितने दिए 150 रुपीज़ दिए नोटिंग चार्जेस। तो ये क्या बन गए हमारी जर्नल एंट्री बन गई। कौन से केस के अंदर, क्रेडिटर वाले केस के अंदर। अभी क्रेडिटर के बाद हम क्या करेंगे डेटर के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो डेटर के बुक्स में अभी हमारी वही नॉर्मल वाली जर्नल एंट्रीज आने वाली है। सबसे पहले क्या होगा परचेस होगा, तो परचेस की एंट्री क्या बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, कितना आ जाएगा 33,500। इसके बाद उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या आ जाएगी अनीताज अकाउंट मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये बन जाएगी हमारी एक्सेप्टेंस वाली एंट्री। उसका भी अमाउंट कितना आ जाएगा 22,500। इसके बाद हमारा क्या हो गया इस केस के अंदर बिल ऑनर हो गया पहले वाली केस के अंदर। तो बिल ऑनर किया तो हमने क्या एंट्री कर दी बिल्स पेएबल, किस चीज़ का पेमेंट किया बिल्स पेएबल का, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू हमने कैश या बैंक अकाउंट जिससे भी हमने पेमेंट किया है वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा फिर से 22,500। समझो हमने बिल डिसऑनर कर दिया डेटर ने, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट कर देंगे अनीताज अकाउंट। तो ये एंट्री बन गई हमारी डिसऑनर की। इसके बाद समझो नोटिंग चार्जेस के साथ है, तो नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली डेटर को मतलब हमको बियर करना है। तो हम क्या करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से 22,500 से, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से 150 रुपीज़ से, और टू अनीताज अकाउंट हम क्या कर देंगे यहाँ पर 22,650 रुपीज़। ये बैलेंस किसके अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिटर के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये वाले एंट्रीज आई होप आपको समझ गए होंगे। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ जाएगा पूरा कैसा कंसेप्ट है। तो और नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है एक कंसेप्ट रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट, ठीक है। तो ये वाला मुझे लगता है मैं नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर इसको करता हूँ कि मतलब यहाँ पर हम लेक्चर ब्रेक नहीं करेंगे, ये पूरा कंसेप्ट हम अगले लेक्चर के अंदर इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ऊपर वाला कंसेप्ट अभी समझ गया है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला, और ये रिन्यूअल और रिटायरमेंट जो है ना ये भी इजी वाला कंसेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे अच्छे से। और इसके साथ फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जो सीखने वाला पार्ट था ना ये पूरे चैप्टर के अंदर, वो सीखने वाला पार्ट जो था वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो दिए गए इलस्ट्रेशन जो दिए गए ना वो हम सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद। तो आई होप अभी आपको ये वाला जो आज का सेशन था तो ये समझ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा नई एंट्रीज देखने के लिए और नया कुछ कंसेप्ट सीखने के लिए। तो आई होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को। मैं अभी ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, उसके अंदर मैं आगे वाला पार्ट आपको समझा दूँगा कि क्या दिया गया चैप्टर के अंदर। तो ठीक है बच्चों, तो टाटा बाय बाय।